हाय गाइस, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? आपने देखा होगा केमिकल इंडस्ट्री में आग लग जाती है, उसका जो मुख्य कारण है वो स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज से ही मैक्सिमम आग लगती है केमिकल कंपनी में। स्टैटिक चार्ज केमिकल इंडस्ट्री का सबसे डेंजरस पॉइंट है। अब देखते हैं स्टैटिक चार्ज कैसे जनरेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक चार्ज आपके जो भी सॉल्वेंट होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लिया कोई आपका एलिमेंट ले लिया, कोई भी सोडियम एलिमेंट ले लो, Na, ये क्या हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी हमारा यही है, और न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो कैसे निकलेगा? 23 - 11 कितना आ गया? 12। ये आ गया हमारे न्यूट्रॉन। एलिमेंट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और एलिमेंट्स से ही मिलकर हमारे कोई भी केमिकल है वो बनता है। तो इसलिए हमारे केमिकल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए, इससे मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्री का, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारे न्यूट्रॉन हो गया, और इसके अंदर यहाँ घूमते रहते हैं प्रोटॉन। ये हो गए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1 होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है। देखिए, जब हम किसी भी सॉल्वेंट को या फिर किसी भी केमिकल को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जो हमारा इक्विपमेंट है उसका सरफेस, और जहाँ से हम उसको किसी भी केमिकल को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, और जो हमारा रिएक्टर का या इक्विपमेंट का सरफेस है, उसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसमें रिलेटिव मोशन जनरेट होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन जनरेट होता है, इसलिए हमारा स्टैटिक चार्ज बन जाता है। तो इसलिए जो आपकी बीच की दूरी है, जहाँ से आप मटेरियल को गिरा रहे हो, और जो आपका सरफेस है उसकी बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जितनी आपकी ज़्यादा बीच की दूरी रहेगी उतना ही ज़्यादा स्टैटिक चार्ज बनेगा। इसलिए ही जो आप किसी भी सॉल्वेंट को या किसी भी केमिकल को ऊपर से नीचे गिराते हो, तो उसकी और जो आपका इक्विपमेंट है उसकी जो सरफेस है उसकी और उनके दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही कम स्टैटिक चार्ज बनने के कम चांस रहते हैं। देखिए, स्टैटिक चार्ज बनता कैसे है? स्टैटिक चार्ज में जब रिलेटिव मोशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये मूव करते हैं। प्रोटॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है। जब ये मूव करेंगे, ऊपर से किसी सॉल्वेंट को गिराएंगे तो ये मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता और प्रोटॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपनी कक्षा को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तब हमारा स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो जाता है। आप +1 और -1 को मिलाओगे तो स्पार्किंग होगी। आपने देखा होगा कहीं पर भी वायर लगे होते हैं, वहाँ पर आप रेड वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है, उनको आप मिलाओगे +- को तो वहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होती है। वैसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमारा प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। जब ये मूव करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे तो स्पार्किंग होगी। अब फायर कैसे लगती है? फायर लगने के लिए हमें 3 चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। ध्यान से देखते रहो। ऑक्सीजन, फ्यूल्स और स्पार्किंग। ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। फ्यूल्स, जो तुम्हारा सोलवेंट है या केमिकल्स, वो तुम्हारा फ्यूल्स हो गया, और स्पार्किंग इन दोनों से मिल गई। जब आप सोलवेंट को नीचे गिरा रहे थे तो इन दोनों से क्या हो गया? स्पार्किंग मिल गई और फायर लग गई, आग लग गई। इस तरह से हमारी केमिकल इंडस्ट्री में आग लगती है। आग को रोकने के लिए या तो इन 3 चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए तो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन और फ्यूल्स आपके पास है, स्पार्किंग नहीं है तो आग नहीं लगेगी।
स्पार्किंग और फ्यूल से आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी, या स्पार्किंग और ऑक्सीजन आपके पास फ्यूल से नहीं है तो आग नहीं लगेगी। जहाँ पर आपकी ये 3 चीज़ें शामिल है वहाँ पे आपके पास आग लगेगी ज़रूर, ये 100% चांस है। अब देखिए इसको न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो किस तरह से स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक को डिस्चार्ज करने के लिए क्या क्या होता है, देखिए अर्थिंग प्लेट लगाई जाती हैं, और स्टैटिक चार्ज नहीं बने इसके लिए आपको, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम आपको यही काम करना चाहिए, जो आपका रिएक्टर का या कोई भी इक्विपमेंट है उसको सरफेस है, और जहां से आप सोलवेंट या किसी कोई भी केमिकल उसको डंप कर रहे हो उसकी जो बीच की दूरी है वो मिनिमम रखो। जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम रहनी चाहिए, जिससे हमारा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। जितनी आप बीच में डिस्टेंस रहेगी उतने ज़्यादा मूव करेंगे, मूव करके स्पार्किंग बना देंगे और आग लगने के चांस बन जाएंगे। इसलिए आप जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं अर्थिंग प्लेट क्या होती है और कैसे डिस्चार्ज करती है।